हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी, आज से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। व्यक्तिवाद ये विभिन्न टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी का है। ये मैं आपको घटना चक्र से करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए मिलता जुलता है, परस्पर सहयोग, परस्पर मिलन, परस्पर आदान प्रदान। तो तीनों एक ही मीनिंग दिया जा रहा है, ये बिल्कुल परस्पर विरोध का है। ये आपका टीजीटी 2010 में पूछा गया है। अगला है, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? ठीक है, तो डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत, यह है ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से संबंधित है। क्या है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, अनावश्यक हो जाएगा तो अराजकतावाद हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा तो व्यक्तिवाद। आगे है, ये DSSS TGT 2014 का क्वेश्चन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, कई बार एग्जाम में आया व्यक्तिवाद के अनुसार। देखो ये भी फिर से देखिए कितना रिपीट हो रहा है। ये TGT 2011 में आया हुआ, वही दो TGT DSSS 2014 में आया हुआ है। देखो, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, ये आपका उत्तराखंड GIC 2018 और 2002 PGT में आया हुआ है। आगे, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक, मैंने अभी बताया था ना, तो प्रमुखता सत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता? देखो बस क्वेश्चन वही है, क्या किया, बस लाइन को थोड़ा, ये UP GIC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। शास्त्रीय उदारवाद बोलो या इसी की जगह व्यक्तिवाद भी होता तो भी ऑप्शन ये होता। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद भी सॉरी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो है GDH कोल, ये समर्थक नहीं है। आगे, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 से 1903 का, 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश दार्शनिक, समाज सिद्धांतकार थे। उन्होंने, जिसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को साबित किया। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इसने प्राकृतिक विज्ञानों के नियम को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया है। इसने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए यह तर्क दिया है कि कम योग्य व्यक्ति को अधिक योग्य व्यक्ति के हित में बलिदान कर देना चाहिए। स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया है। इसने मताधिकार के विस्तार का विरोध किया है। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता है? तो ग्राहम बेल्स, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ग्राहम बेल्स। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों की व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है व्यक्तिवादी विचारक। आगे, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये भी हर्बर्ट स्पेंसर, ये PGT
1999 का है। लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? तो ये व्यक्ति को अकेले छोड़ दो। लेसेस फेयर देखिए ये यूपीटीजीटी 2021 का है। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, यानी ये क्या लेसेस फेयर असंबंध सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो सकारात्मक नहीं, नकारात्मक। आगे है शक्ति शक्ति की राजनीतिक, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। तो किसने कहा है? तो ये क्या है? प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है लासवेल एवं कैपलान ने। आगे है किसने राजनीतिक शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलान ने। आगे बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शुक्र दर्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति जो है विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। तो लासवेल। आगे है निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की अवधारणा का आधारभूत अवधारणा है? तो ये बोले थे एलन वॉल ने बोले थे। ठीक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहे तो वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दिया था? आर्थर बेंटले ने दिया था प्रक्रिया की संकल्पना। तो पहले तो आधुनिक विचारधारा ये है आर्थर बेंटले, और ये लिख के आप इनका नाम लिख सकते हो। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हो उसमें ज़रूर नोट डाउन कर लिया करो। और ये बुक भी काफ़ी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये उनकी काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ बुक है। कैटलिंग के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो शक्ति। अरस्तु के अनुसार दास्ता तो प्राकृतिक और लाभप्रद है। आगे है नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी व्यवहारिक राज्य है? तो इसमें से कोई नहीं है। तो देखो अरस्तु ने पॉलिटिक की 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। वह प्लेटो के आदर्श राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन यह व्यवहार में संभव नहीं है। तो अरस्तु पॉलिटी अथवा संयंत्र जनतंत्र को व्यवहार में आ सकने वाले सबसे अच्छा शासन मानता, पॉलिटी को सबसे अच्छा शासन मानता था। तो इसमें पॉलिटी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी मध्यम वर्ग का शासन है तथा इसमें क्रांति की संभावना न के बराबर है। प्रश्न के विकल्प में ऐसा कोई भी नहीं है। आगे है उन्होंने 6 प्रकार के शासन तंत्र की बात की थी। 3 उसका सही फॉर्म है, 3 उसका विकृत फॉर्म है। ठीक है। तो पॉलिटी का विकृत फॉर्म लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को नहीं बोलते हैं, वो भी मैंने कई बार क्लास में करा रखा है। उनके 6 फॉर्म कैसा है, तो अगर आप मेरी रेगुलर अगर मेरे देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। और अरस्तु को भी मैंने आपके राजेश मिश्रा की बुक से करा रखा है। जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो भी यूजीसी नेट में दिया गया है उस सारे को मैंने कवर कराया है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर तो केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक हो माने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो देखो वो 4 लोग को मतलब स्त्री, वृद्ध, बच्चा और जो विदेशी है
या जो नौकर, वो सबको नहीं मानते थे नागरिक। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, कम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का। आगे निम्नलिखित में कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? बाध्यकारिता। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी, तो किसकी थी? राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। ठीक है, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता, तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आगे, व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो चार्ल्स मेरियम है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो डेविड ईस्टन। इनमें से किसने राजनीतिक विज्ञान को व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया है? तो डेविड ईस्टन ने। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो डेविड ईस्टन। आगे, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारकों को विकसित करने का श्रेय तो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का है। निम्नलिखित में कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो डेविड ईस्टन है। व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक पूछे तो चार्ल्स मेरियम है, ऐसे तो डेविड ईस्टन है, पता ही है। निम्नलिखित में किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है? तो ये योग्यता का समर्थन जेएस मिल ने किया है। भारत मत की बात इन्होंने कहा है, ये 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में किस व्यवहारवादी विचारकों ने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो बीएफ स्किनर ने। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, तो सामाजिक रूढ़िवादिता का विचारधारा। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, तो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है, यह प्रक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। आगे, निम्नलिखित में कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो ये प्रासंगिकता का सिद्धांत। बाकी ये उत्तराखंड 2018 में आया हुआ है, तो ये देख लीजिए क्या क्या है, इसको क्रम में ही याद रखिए। नियमित सत्यापन, तकनीकी पद्धति, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थावधिकरण, शुद्ध ज्ञान और समग्रता। आगे है, व्यवहारवाद प्रेरणा देती है, तो प्रत्यक्षवाद। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या, तो डेविड ईस्टन। आगे, एक मिनट, हाँ। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही? तो उत्तर व्यवहारवाद। आगे है, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, जिसका श्रेय जाता है, किसको जाता है? डेविड ईस्टन को जाता है। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, तो उपादेयता और कृति दोनों पर बल देता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात पर को लेकर की है? तो मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व। आगे, इनमें से
इनमें से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो डेविड ईस्टन। आगे, निम्नलिखित में कौन समाज कल्याण की यही संरचना है? क्या है? तो व्यक्ति को लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है। आगे है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है? तो जे.एस. मिल, व्यक्तिवादी से। आगे, किसने कहा एक असंतुष्ट शुगर की अपेक्षा एक संतुष्ट शुगर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो ये जे.एस. मिल का है। ये भी 2021 का है। टीजीटी का निम्नलिखित में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो बेंथम नहीं है, बाकी हीगल, बोसांकी, ग्रीन। किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो मैकियावेली। अब आगे उदारवाद से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या है? उदारवाद की निश्चित दर्शन कब बना था? 19वीं सदी में। आगे है, एक मिनट, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचना में पाया जाता है? तो जॉन लॉक। निम्न में उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता उपरोक्त सभी ग्रीन, ब्रेंडले और बोसांके सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? ठीक है, सही वक्तव्य क्या है? एक मिनट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहे हैं? एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ठीक है। आगे है, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नॉजिक। आगे है, मैच करना है, परंपरागत उदारवाद, उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद, मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ए का 3 और बी का 2, ये हो जाएगा नैतिक और ये हो जाएगा उत्पीड़न संस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, निम्न में कौन नव उदारवाद के प्रमुख तर्क नहीं है? तो उसका प्रमुख तर्क वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। आगे, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है तो विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। आगे, निम्नलिखित में कौन नव उदारवाद से संबंधित है? तो सारा कुछ है, हैक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, रॉबर्ट नॉजिक है। आगे, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। तो नव उदारवाद के साथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है तो एडम स्मिथ। आगे, किसने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो एडम स्मिथ। निम्न में कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो फ्रेडरिक लिस्ट। आगे, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है? तो उदारवादियों ने किया है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। निम्न में कौन एक उदारवाद के राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? तो यह है लॉक। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं तो उदारवाद। आगे है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है
वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक है तो कार्ल पॉपर। ठीक है, आगे कार्ल पॉपर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। आगे निम्नलिखित कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, यानी जो 3 है इसमें मानता है अधिकार की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, तो ये नहीं है। बाकी राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। आगे एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? तो ये मैकवर्कन का है। आगे है राज्य के बारे में यांत्रिकी दृष्टिकोण उत्तरदायी है, तो यह है उदारवाद के विकास के लिए। आगे निम्न में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो बुर्जुआ राज्य का। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कौन सा सिद्धांत राज्य के राष्ट्र के प्रहरी की भूमिका का समर्थन करता है? तो उदारवादी सिद्धांत। आगे है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत। तो मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आगे मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो है उदारवाद में। उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निम्न में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो समाज तथा सामाजिक ढांचा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उदारवादी सिद्धांत हो जाएगा आपका ये, उदारवादी उपयोगितावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो जाए। सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, कारण है वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो हो जाएगा दोनों सत्य है और सही व्याख्या है। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सकारात्मक उदारवाद निकटतम है किसके? लोकतांत्रिक समाजवाद के। व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा है उदारवाद। आगे उदारवाद किसका हित चाहता है? तो धनवानों का। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो यह उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र एवं व्यक्तिवाद का। इनमें से आधुनिक उदारवाद राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। आगे आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है तो समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। आगे उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, कारण है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ये हो जाएगा दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे है इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया हुआ है कल्याणकारी राज्य। आगे कल्याणकारी राज्य विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। आगे निम्न में कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो गैलब्रेथ, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक के आप एक बार देख सकते हो। केनेथ गैलवर्थ, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राजनीतिक शास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विविधीकरण, आर्थिक परिवर्तन एवं राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? तो SN आइसेनस्टाट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। हस्तक्षेप की नीति की विशेषता है नकारात्मक उदारवाद। आगे, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से विश्लेषण, तो किसका? उदारवाद और समाजवाद का। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्यवस्था करता है? तो TW केंट। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे है, एक मिनट, 48। किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? तो हॉबमैन। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, उदारवाद और समाजवाद। लास्ट है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, उदारवाद और समाजवाद का। लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक विश्लेषण है, तो उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह है, चलिए इसमें तो कुछ नहीं है। आगे है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार तो पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। चलिए ठीक है, आज हमने व्यक्तिवाद और उदारवाद से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अराजकतावाद से रिलेटेड करेंगे। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।